हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गुंजन सोनी। और अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चार्ज की प्रॉपर्टीज और कूलम्ब्स लॉ को स्टडी कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज में पहले ही पढ़ लिया है कि अगर आपका चार्ज स्टैटिक कंडीशन में होता है तो वो अपने चारों ओर एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जिस फील्ड में एंटर करने के बाद दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई चार्ज दिया हुआ है Q1, स्टैटिक कंडीशन में अगर ये चार्ज है तो अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करेगा। इस फील्ड को अपन बोलने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और दूसरा कोई चार्ज अगर अपन Q2 लें और वो Q2 इस फील्ड में जैसे ही एंटर करता है तो इस Q2 के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन नेचर का है या रिपल्शन नेचर का है, वो इस चार्ज के साइन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर अभी मैं दोनों चार्ज पॉजिटिव लेकर के चल रहा हूँ तो Q1 चार्ज Q2 पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, इसी तरीके से अगर आपके पास कोई Q3 चार्ज हो, नेगेटिव हो, तो Q1 इसको अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस तरीके से मैग्नेट के केस में, मैग्नेट में हमने देखा हुआ है कि अगर मैग्नेट का हम नॉर्थ पोल लें तो इस नॉर्थ पोल की वजह से चारों ओर एक ऐसा फील्ड क्रिएट होगा जिस फील्ड में अगर आपका दूसरा मैग्नेट आता है तो वो मैग्नेट फोर्स फील करेगा। ठीक है, उस फील्ड से बाहर जाने के बाद भी मैग्नेटिक फोर्स लगता तो है बट वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता कि वो मैग्नेट फोर्स फील कर पाए। उसी तरीके से चार्ज के केस में भी एक फील्ड बना हुआ है जिस फील्ड में आने के बाद ही दूसरा चार्ज फोर्स फील कर सकता है। इस फील्ड के बाहर जाने के बाद फोर्स लगता तो है बट वो फोर्स इतना इफेक्टिव नहीं दे पाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जरूर होगी। यहाँ पर डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज अगर आपके पास है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो उसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है रेडियली इनवर्ड। ठीक है, चार्ज से दूर की ओर पॉजिटिव के केस में, और नेगेटिव चार्ज के केस में चार्ज की साइड। हमने यही डायरेक्शन क्यों डिसाइड की हुई है, अब इसका रीजन देखते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर क्यों निकली हुई है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज लेंगे, देखो यहाँ पर डायरेक्शन देखने के लिए आपको टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेना होता है। अब ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो। ठीक है, ऐसा चार्ज आपको लेना होगा जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, उसको बोलते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम Q प्लस, ये जो लिखा हुआ चार्ज है, इसके पास अगर लेकर के आते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही ये डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बना हुआ है। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं अभी फॉर्मूले के फॉर्म में। अभी थियोरेटिकली इसको समझने की कोशिश करें। अगर ये प्लस Q चार्ज यहाँ रखा हुआ है जो कि एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, और एक प्लस Q चार्ज यहाँ पर है, ये प्लस Q चार्ज Q नोट पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, तो आउटसाइड ही होगा फोर्स इस तरीके से। इस वजह से प्लस Q चार्ज के केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। ओके, माइनस Q चार्ज रखा हुआ है, और अगर हम यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं Q नोट, तो इस केस में Q नोट पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स अट्रैक्शन नेचर का होगा। जब ये माइनस Q इस Q नोट को अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स माइनस Q की साइड होगी। देन हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q के केस में इनवर्ट डायरेक्शन में है। इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स ही डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करें। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मैग्नेट के केस में अगर हम छोटा मैग्नेट लेते हैं, छोटा मैग्नेट मतलब ऐसा मैग्नेट जिसमें पोल की स्ट्रेंथ कम है, तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी।
ठीक है। और अगर हम बड़ा मैग्नेट लेते हैं तो उस केस में पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। ज़्यादा स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब है उस फील्ड में जैसे ही कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा पहले के कंपेयर में, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लिखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्ट्रेंथ हम चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो आपको वो जो चार्ज आपने लिया हुआ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो चार्ज ज़्यादा मैग्नीट्यूड का लेना होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे +5 कूलम चार्ज लिया हुआ है तो उसके थ्रू बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 10 कूलम चार्ज के बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में हमेशा कम ही होगा। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज का उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज बनाता हुआ चलता है, ठीक है। अभी हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से देखो, अगर यहाँ पे क्यू नोट पे लगने वाला जो फोर्स है F, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे जो चार्ज है ये आपके पास यूनिट चार्ज होगा। ये चार्ज यूनिट चार्ज ही क्यों लेना है, इसका रीजन अभी हम देखते हैं। अभी फिलहाल आप सिर्फ इतना देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई यूनिट चार्ज आता है तो उस यूनिट चार्ज पर जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ओके। और जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी, ये हम पहले ही यहाँ देख चुके हैं, ओके। तो ये अपने पास फोर्स का फॉर्मूला हो गया और इस फॉर्मूले का थोड़ा सा अपन ऑपरेशन करते हैं, इसकी डिटेल्स देखने की कोशिश करते हैं कि इस फॉर्मूले में और क्या क्या इंफॉर्मेशन छुपी हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो डायरेक्शन फोर्स की वही इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अब बात यहाँ पे यह आती है कि जो चार्ज आप ले रहे हो वो चार्ज आपका यूनिट चार्ज होना जरूरी है। रीजन अभी मैं बताता हूँ, पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लिमिट आपको पुट करनी है। यहाँ पर लिमिट का मतलब एक कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और वो कंडीशन है कि आपके चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए। Q टेंड टू 0 इट मीन्स द वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी वेरी लेस एंड यहाँ पर जाएगा आपके पास F वेक्टर डिवाइड बाई Q, ठीक है। जब ये लिमिट पुट कर देते हैं तो ये Q जो है इसको हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं क्योंकि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है। तो इसको अपन E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट, ओके। कोई पॉइंट चार्ज दिया हो और उसकी वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो देखो आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है Q, ये पॉइंट A पर रखा हुआ है और इससे R डिस्टेंस लेकर के वहां कोई पॉइंट लेते हैं B और करना क्या है? आपको B पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस Q चार्ज की वजह से अगर आपको B पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करने के लिए वहां किसी का होना जरूरी है। कौन होगा B पॉइंट पर? तो वहां आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करवाना है तो उसके लिए डेफिनेटली एक चार्ज आपको रखना होगा। तो हम B पॉइंट पर रखते हैं चार्ज Q नोट, ओके। अब इस B पॉइंट पर रखे हुए चार्ज Q नोट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कितना होगा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा K Q नोट अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन Q and Q नोट प्लेस्ड एट A and B respectively. Now the electric field formula says that force per unit charge. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा F अपॉन Q नॉट। F की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो F की वैल्यू पुट करने के बाद ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
ओके, तो आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको फोर्स ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में तब तो हम एफ अपॉन क्यू नॉट यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको बोला हुआ है कोई चार्ज दे, फॉर एग्जाम्पल 2 कूलम चार्ज दिया हुआ है और बोलेगा कि उस 2 कूलम चार्ज से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्शन कैसे शो करेंगे? तो डायरेक्शन शो करने के लिए क्या करना है, जो डायरेक्शन फोर्स की वो ही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो क्यू ने क्यू नॉट पर फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में, तो ये जो आर है एक्चुअली ये डिस्टेंस नहीं होकर के आपका पोजीशन वेक्टर होगा। किसका पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट। चाहूं मैं इसको तो इस डिस्टेंस को मैं आर वेक्टर से भी शो कर सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू नॉट चार्ज विद रेस्पेक्ट टू क्यू चार्ज। तो यहाँ पर अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो इसको अपन लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड कंप्लीट हो चुका है और डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं आर के, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर वेक्टर फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब न्यूमेरिकल पर्पज से हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब के हटाते हैं अपन तो क्या आ जाता है, हम जानते हैं कि आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आर के। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो ही चीजें होती है वेक्टर में, तो यहाँ से आर के की वैल्यू जाएगी आर वेक्टर डिवाइड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये कंडीशन हम इसमें यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर के की जगह जाएगा आपके पास आर वेक्टर डिवाइड बाई आर मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ही लिखा हुआ है, सेम चीज है। तो ये हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यू और आर वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म ये दोनों आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। डायरेक्शन की बात हम क्लियर कर चुके हैं, जो फोर्स की डायरेक्शन वही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो लॉजिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से वो देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ जो आपने चार्ज लिया है उस जिसको मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेना है, क्यों लेना है ऐसा, तो इस चीज़ का लॉजिक अपन देखें। तो इस चीज़ का लॉजिक पता करने के लिए पहले आपको एक बार मेथड ऑफ चार्जिंग वाला जो टॉपिक है उसको आप थोड़ा रिवाइज करें। और उस टॉपिक में हमने ये देखा था कि कोई कंडक्टर अगर है तो उस कंडक्टर में फ्री चार्जेस होते हैं। फ्री चार्ज होने का मतलब है कि चार्ज अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो सकता है। इस कंसेप्ट को यूज करके मैं इसका रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज दैट आपको कोई पॉइंट चार्ज नहीं दिया हुआ है, पॉइंट चार्ज की जगह क्या किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि एक कंडक्टर दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये आपका हो चुका है कंडक्टर, और कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज हमेशा कंडक्टर की आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट हम पहले ही मेथड ऑफ चार्जिंग वाले टॉपिक में देख चुके हैं, वहां से जाके आप इसको एक बार कनेक्ट करें, ठीक है। जैसे ही मैं इसको कोई चार्ज दूंगा, ये चार्ज मैंने दिया, चार्ज देते ही क्या होगा, कंडक्टर में चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है। ये सारा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और कहाँ चला जाएगा, आउटर सरफेस पर। तो ये सारा चार्ज चला गया आपके पास आउटर सरफेस, ओके। हो गया आपका स्टेडी स्टेट कंडीशन आ चुकी है। अब क्या कर रहे हैं अपन, इस कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में जो फॉर्मूला पढ़ा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज पर ही एप्लीकेबल है। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लें कि कूलम्ब्स लॉ में भी अपन ने बात की थी, और अभी फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि कूलम्ब्स लॉ में जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूलाज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। अगर आपका चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज का मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल साइज का चार्ज, अगर वो नहीं हो करके आपको एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जैसा कि मैंने यहाँ लिया है, ये कोई बहुत छोटा चार्ज नहीं है, ये कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो इस कंडीशन में आपका वो फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला।
ओके, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें इसको। अगर मुझे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ पर निकालना है, मुझे इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट B है और B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो अगर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम दूसरा चार्ज कौन सा लेते हैं, पॉइंट चार्ज, ठीक है, क्यू नोट। अगर मैंने क्यू नोट नहीं लिया तो क्या होगा, वो देखिएगा, यहाँ पर मैंने कोई ज़्यादा चार्ज ले लिया है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, प्लस का ही चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करने की वजह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये चेंज हो जाएगा, और ये इस क्यू ने इसको रिपेल किया, इसको रिपेल किया, तो अब कंडीशन कैसी हो जाएगी, ये सारा चार्ज यहाँ आ जाएगा इस क्यू के रिपल्शन की वजह से, क्योंकि कंडक्टर है, चार्ज मूव कर सकता है, रिपल्शन की वजह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, और जैसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना था वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो इस पॉइंट की डिस्टेंस सभी चार्जेस से पहले अलग थी, अब चार्ज इधर शिफ्ट हो गए, तो अब आपके पास चार्जेस से डिस्टेंस भी चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में वेरिएशन आ जाएगा। इस वजह से यहाँ जो चार्ज आप लेते हो दूसरा, वो बड़ा चार्ज नहीं ले सकते हम जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, हमें यहाँ पर ऐसा चार्ज लेना होगा जिसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ना हो, इस डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर को एक बहुत ही छोटा चार्ज लेना है जिसका मैग्नीट्यूड कम हो, ताकि वो अपना ज़्यादा इफेक्ट शो नहीं कर पाए, तब जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, और फिर जाकर के हम यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये लॉजिक, ये रीज़न आपको नोट करना है कि हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पर यूनिट चार्ज क्यों निकालते हैं, या फिर आपने इसका डेरिवेशन देखा अभी, तो उसमें अपन ने क्या किया था डेरिवेशन में, फोर्स का फॉर्मूला डिवाइड बाई क्यू चार्ज, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू, ठीक है, क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होने के बाद फिर आपके पास फॉर्मूला बनता है, तो हम ये क्यू नॉट ही क्यों ले रहे हैं दूसरा चार्ज, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन चार्जेस की वजह से बी पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं आए, हम एकदम एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते। ओके, तो ये थोड़ा सा और डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें ये बात करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है। देखो यहाँ पे फॉर्मूले में आर स्क्वायर आ रहा है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई के, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, इसका मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग या जितना बड़ा आप चार्ज लोगे, 10 कूलम, 50 कूलम, 100 कूलम, उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता हुआ चला जाएगा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने चार्ज से डिस्टेंस बढ़ा दी है, हम ज्यादा दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो अगर आपने आर बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डिक्रीज, ठीक है, जितने ज्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा और फाइनली उसका इफेक्ट लॉस हो जाएगा। इसी वजह से अपन कहते हैं कि आपका चार्ज जो है वो एक डेफिनेट एरिया क्रिएट करता है, उस एरिया के बाद अगर आप बाहर निकलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लॉस हो जाएगा। ओके, बट ये जीरो नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना है। अगर हमने आर की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दी तब जाकर के ई जीरो होगा, और आर की वैल्यू इनफाइनाइट तो आप जानते हो बहुत ज्यादा डिस्टेंस लेंगे तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो पाएगी। दूसरी बात, अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, तो वो ग्राफ देखिएगा। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ आर और ई के बीच में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ये ग्राफ आपके पास कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको मिलता है, ठीक है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा डिक्रीज होती चली जाएगी। एक ग्राफ जनरली एग्जाम के अंदर और पूछा जाता है, वो ग्राफ हम लेते हैं यहाँ पर 1/r और ई के बीच में। तो देखो 1/r स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर के तो ई
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और 1/r स्क्वायर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है।